जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 के ऊपर। आज के इस सेशन में हम राजस्थान लैब असिस्टेंट भूगोल के जो 150% पेपर में आए हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो सीधा पेपर पे बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न के बाद में सीधा उत्तर बता दिया जाएगा ताकि आप लोगों को कम समय में सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएँ। राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि भरतपुर कपास उत्पादन में अग्रणी जिला नहीं है। यहाँ पे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले कपास उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। अगले प्रश्न पे बात करें, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है राजस्थान में छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये बोला गया है, जबकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाता है और सी ऑप्शन होता है इसका ए, बी एंड सी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि अभिकथन और कारण दो दिए गए हैं। यहाँ पे बहुत सारी वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन व दिन घटती जा रही है। कारण है वन्यजीव हानि के प्रमुख कारण है पर्यावरण हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि की हानि और कमी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अभिकथन और कारण यहाँ भी दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। कारण है ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। इसका उत्तर होगा बी, कि ए और आर दोनों सही हैं पर ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं प्रवाहित बहते जल में भूआकृतिक अभिकारक के संदर्भ में सही कथनों पे पहचानिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, ए एंड बी, कि प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है और बी ऑप्शन स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपर्दन होता है, क्योंकि यहाँ पे ढाल जितना तीव्र होगा अपर्दन उतना ही अधिक होगा। युवावस्था में धार विभाजक चौड़े होते हैं, संकीर्ण नहीं होते। इस प्रकार जो सी एंड डी ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं और ए एंड बी ऑप्शन है वो सही हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मिला दिया है, आप देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में नन है, लद्दाख में साल्टोरो पांगड़ी है, उत्तराखंड में माउंट नंदा देवी है, सिक्किम में माउंट कंचनजंगा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित मानचित्रों में के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वो होगा सी ए बी डी। जी दोस्तों, बिल्कुल सी ए बी डी, डी ऑप्शन। सी सबसे पहले एटलस मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, फिर डी नगर योजना मानचित्र, उसके बाद में बी ग्राम भूसंपत्ति मानचित्र। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि जैव ग्रीनविच 0 डिग्री के समय दोपहर में 12 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कि लगभग एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। इसी प्रकार 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में 360 मिनट आगे जाएंगे तो 12 + 6 ये शाम के 6 बजे होंगे। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित मानचित्र प्रेक्षणों में किसमें पृथ्वी की सतह से प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट, यथाकृतिक ऑर्थोमॉर्फिक प्रक्षेप। ये दोस्तों बिल्कुल निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट ऑप्शन है, यथाकृतिक प्रक्षेप। अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के ऊपर कि किस मानचित्र प्रक्षेप में भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा शंक्वाकार प्रक्षेप। जी दोस्तों, बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित ढालों में किसमें सर्वोच्च रेखा अति निकट स्थित होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका बी नंबर ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तीव्र ढाल। अब हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के ऊपर, पृथ्वी के किस क्षेत्र में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक होती है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के ऊपर कि विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिकी तप्त स्थलों हॉटस्पॉट को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सेट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में जाने पर आप लोगों को दिखाई देगा कि सबसे पहले मध्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर तंजानिया, फिर पूर्वी हिमालय, फिर क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के ऊपर कि गंगा अपवाह तंत्र के संदर्भ में
तो अब हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के ऊपर कि गंगा उपवा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर होगा बी, ए, बी एंड डी। जी दोस्तों, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा ए, बी एंड डी। कारण भी बता देता हूँ कि रुद्रप्रयाग में पिंडारी नदी अलकनंदा मिलती है। जी दोस्तों, यहाँ पे पिंडारी नदी नहीं मिलती, यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों मिलती है। और सोन नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। आप सब लोग जानते हैं कि सोन नदी है जो गंगा के बाएं तट से नहीं मिलती, वो गंगा के दाएं तट से मिलती है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के उत्तर कि आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल हैं। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, डी एंड ई। जी दोस्तों, बिल्कुल ए, डी, ई। बी एंड सी ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। राहत वितरण और मुआवजा, यहाँ पे संरचनात्मक उपाय, जोखिम मूल्यांकन और योजना, और संसाधन प्रबंधन, ये तीनों उपाय हैं जो इसमें आपदा निवारण के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न, भारतीय अफवाह तंत्र के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। इनमें से सही कथन आप लोगों को सीधा बता देता हूँ कि सी एंड डी होगा। क्यों होगा? इसका कारण है कि नर्मदा अपना मार्ग बदलने के कारण कुख्यात है। नहीं दोस्तों, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है और ये अपने मार्ग को बदलने के कारण कुख्यात नदी कहलाती है। नर्मदा तो अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। इस प्रकार ए एंड बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि 17 नंबर प्रश्न जहाँ पे दिए गए हैं अभिकथन और कारण। अभिकथन है जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है वह धीमी हो जाती है। कारण है गतिशील जल और महासागर नितल के बीच घर्षण घटित होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारतीय वन नीति 1988 के लक्ष्य के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा लगभग 33% भाग। इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है। तो यहाँ पे सीधा उत्तर मैं आप लोगों को बता दूं कि सी ऑप्शन जो सागौन है, सागौन के वन हैं वो मानसूनी आर्द्र पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख और कीमती वृक्ष हैं। अब हम बात करते हैं 20 नंबर ऑप्शन के ऊपर कि हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे भी हमें लगभग 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि मोन्स और लाइकेन अत्यधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और ओक और चेस्टन कम ऊंचाई पे मिलते हैं। इस प्रकार जो इसका उत्तर सही होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए एंड डी। जी दोस्तों, बिल्कुल ए एंड डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और हिमालय के उच्च चारागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर और बर्कवाल जैसी जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। अब हम जानते हैं 21 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारत में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कोयना नदी महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो जबकि नर्मदा नदी नहीं है। जी दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन के ए, सी एंड डी यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि बी ऑप्शन है वो गलत हो चुका है। जैसा मैंने आपको पहले व्याख्या बता दी है कि कोयना नदी महाराष्ट्र में कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। इस प्रकार बी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में सत्य है। ये दोस्तों, इसमें भी 4 कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पे सतत विकास पर रिपोर्ट देने वाले ग्रो होलैंड ब्रटलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, स्वीडन की नहीं। जी दोस्तों, बिल्कुल जो इसमें उत्तर दिया गया है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट का नाम स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है जो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की अध्यक्ष थी। ये ब्रटलैंड की प्रधानमंत्री नहीं थी, ये ब्रटलैंड की प्रधानमंत्री थी, स्वीडन की नहीं। तो इस प्रकार जो सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए, बी एंड डी। इस प्रकार जो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में कौन सा भारत के 1973 में खोजा और 1976 से वहाँ पे उत्पादन शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुंबई हाई है वो इसका सही उत्तर होगा।
अब हम बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के ऊपर कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ भी आप लोगों को 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथनों में से आपको देखना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ए एंड सी, ए और सी यहाँ पे सही ऑप्शन है, जबकि बी और डी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। इस प्रकार हम आगे बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। कि जो मिलाने वाले प्रश्न है वो मैंने यहाँ पे पहले मिला दिए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतिकर्ष प्राकृतिक आपदाएं हैं, अपकर्ष शांति और स्थायित्व है, प्रतिभा पलायन दक्ष कार्यबल है और ऋतु प्रवास पशुपालक प्रजातियां हैं। इस प्रकार 4 3 1 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 3 1 2 डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर जो है 26 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है ए ऑप्शन, डॉक्टर महबूब उल हक। जी दोस्तों, बिल्कुल डॉक्टर महबूब उल हक थे जिन्होंने मानव विकास की अवधारणा को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। अब 33 नंबर प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित शासकों में काल कर्मानुसार सेट कीजिए। तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले रावल रतन सिंह आए थे 1301 के अंदर, उसके बाद में कुंभा आए थे 1433 के अंदर, उसके बाद में सांगा आए थे 1509 के अंदर और फिर प्रताप आए थे लगभग 1572 के अंदर। इस प्रकार जो इसका सही ऑप्शन होता है वो है ए डी सी बी। ये दोस्तों बिल्कुल ए डी एन सी बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये रावल रतन सिंह सबसे पहले 1301 में, फिर महाराणा कुंभा लगभग 1433 में, महाराणा सांगा 1509 में और महाराणा प्रताप 1572 में आए थे। इस प्रकार इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना था, जो हमने कर दिया है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 34 नंबर प्रश्न में जो सिवाना का किला है वो 10वीं शताब्दी में बना था, गागरोन का किला 12वीं शताब्दी में बना था। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि जूनागढ़ का किला है वो 16वीं शताब्दी में और चूरू का किला लगभग 18वीं शताब्दी में बना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग बी ऑप्शन, जैसे कि डी ए बी सी। सिवाना सबसे पहले, उसके बाद में गागरोन, उसके बाद में जूनागढ़ और फिर चूरू। अब हम बात करते हैं 35 नंबर ऑप्शन के ऊपर। मिलाने वाले प्रश्न मैंने डायरेक्ट मिला के बताए हैं। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, हर्षद माता का मंदिर दौसा में है, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में है और सचियाई माता का मंदिर जोधपुर में है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि 2 4 1 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रकार इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 36 नंबर प्रश्न के ऊपर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी मिलान करना है कि प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन, बीकानेर की वातायन हरीश बदानी और भरतपुर की ओर विजेंद्र। इस प्रकार जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 3 2 1 4, 3 2 1 4 डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न के ऊपर कि आना सागर झील अजमेर में, माई भांत बांसवाड़ा में, मचकुंड धौलपुर में, सीतावाड़ी बारा में। 3 1 4 2, 3 1 4 2 इस प्रकार ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश है लगभग अपने जो पूर्वी हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश से लगता है, और ऊपर में बात करूं तो पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास लगता है। गुजरात की बात करूं तो लगभग बाड़मेर का क्षेत्र है जो गुजरात से लगता है। मध्य प्रदेश भी लगभग झालावाड़ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में। यहाँ पे जो नहीं बनाता वो है डी ऑप्शन, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा लगभग बी ऑप्शन की ए बी सी एंड ई। जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं वो हैं ए बी सी ई। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को, और इस प्रकार आप लोग इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाले में। केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में, नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क अलवर में और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में। इस प्रकार 3 1 2 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन 3 1 2 4। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग ईयर 2024-25। ये दोस्तों बिल्कुल
मार्केटिंग ईयर 2024-25 मार्च 2025 के अनुसार भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान रहा है? तो यहाँ पे गेहूं खरीद में राजस्थान का देश में चौथा स्थान रहा है। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो यहाँ पे जो वोलेस्टोनाइट है और जास्पर है वो सबसे ज़्यादा एकमात्र उत्पादक राजस्थान ही रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वोलेस्टोनाइट। अब हम बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये प्रश्न तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सब लोग जानते हैं कि ये सिरोही जिले में स्थित है। और अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप लोग जानते हैं कि जो ए ऑप्शन है केवलादेव घना राष्ट्रीय अभ्यान, ये पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाने में चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से, बाणगंगा विराटनगर से और पार्वती नदी विंध्य श्रृंखला से निकलती है। इस प्रकार सही ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। जी दोस्तों बिल्कुल 4, 3, 1, 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। उदयपुर, बारा, चित्तौड़गढ़, करौली, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि BCEAD। क्रमबद्ध विषय वस्तु भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये दोस्तों बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब हम बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि सी ऑप्शन प्लेट विवर्तनिक के ऊपर मृदा निर्माण की प्रक्रिया नहीं डिसाइड करती, क्योंकि मिट्टी के निर्माण में चट्टान, जलवायु और समय का योगदान होता है, प्लेट विवर्तनिक का नहीं होता। अब हम बात करते हैं 49% के ऊपर कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, C and D ऑप्शन। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा कि बिग बैंग सिद्धांत को विस्तारशील ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, जो 1920 में ओटो शिमंड द्वारा प्रतिपादित की गई थी। जबकि ये जो परिकल्पना थी ये बिग बैंग थ्योरी एडविन हब्बल और जॉर्जेस लेमेत्री के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ओटो शिमंड के द्वारा नहीं। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि अभिकथन और कारण। अभिकथन है एस भूकंप तरंगें या द्वितीयक तरंगें केवल ठोस पदार्थों के मध्य से ही चलती हैं। कारण है परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है, जबकि आवर्तन के कारण तरंगें विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा कि एस तरंगें केवल ठोस में चलती हैं। यह सच है, लेकिन जो परावर्तन या अपवर्तन है वो इसका सही नहीं है। इस प्रकार जो उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन सही कि ए और आर दोनों सही तो हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर जो फिर से अभिकथन और कारण का है। यहाँ पे भी अभिकथन है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। कारण है एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग व कम स्थानों में बहुत लोग रहते हैं। तो इसकी मैं बात करूँ तो लगभग एशिया का घनत्व यह स्पष्ट करता है कि विश्व में जनसंख्या का वितरण कितना असमान है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं 52 नंबर प्रश्न के ऊपर। कि भारत में आधिकारिक ऋतुओं का उनके महीनों से मिलान कीजिए। तो मिलान वाले प्रश्न मैंने पहले सेट कर दिए हैं। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल के आरंभ में, ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय अप्रैल से जून जुलाई, मानसून या बरसात का समय जून से सितंबर और मानसून के बाद का समय है अक्टूबर से दिसंबर। इस प्रकार जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अब हम बात करते हैं 53 नंबर प्रश्न के ऊपर जहाँ पे अभिकथन और कारण फिर से दिए गए हैं। तो यहाँ पे अभिकथन है प्रायद्वीपीय पठार के उत्सव में विविधता के तत्व सामान्य हैं। कारण है प्रायद्वीपीय पठार भर्षण और विभंगों के साथ उत्पाथन और निमज्जता के आवर्ती तरंगों से गुजर चुका है। तो इसकी मैं बात करूँ तो प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें होती हैं वो कई बार टूटी हैं और ऊपर नीचे भी हुई हैं, जिसे क्या कहा जाता है उत्थापन और निमज्जन।
ऊपर नीचे होना मतलब उत्थापन और निमज्जन, इसलिए यह उबड़ खाबड़ है। इस प्रकार जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो है 54 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किन पर्वतमाला समूह द्वारा अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग जो बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा, ए बी एंड डी। यहाँ पे लघु हिमालय इसके अंदर नहीं आएगा, ए बी एंड डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरावली, विंध्याचल श्रृंखला और सह्याद्री पर्वतमाला। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पवतनों के उत्तर से दक्षिण क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग अक्षांशीय स्थिति में बर्लिन जर्मनी सबसे पहले, फिर पेरिस फ्रांस, फिर जेनेवा स्विट्जरलैंड, फिर मैड्रिड स्पेन, ये यहाँ पे सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो ए बी एंड सी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। जो जिस प्रकार से सेट किए गए हैं वो उनका क्रम वैसे ही है, सबसे पहले बर्लिन, फिर पेरिस, फिर जेनेवा, फिर मैड्रिड। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में से किस उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों द्वारा लादना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, सिप्रिकाओं के कारण। ये दोस्तों बिल्कुल जो सिप्रिकाएँ हैं उनके कारण वाहनों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। अब हम बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न के ऊपर कि अभिकथन ए भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर और नवंबर हैं। कारण है उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात द्वारा शरद वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों स्पष्ट कर दूं कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन शरद वर्षा माउट पश्चिमी विक्षोभ से होती है, यह लौटते मानसून से नहीं होती। इस प्रकार जो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार इसका उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 58 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से पनामा नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पनामा नहर की लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है, जो कि सी ऑप्शन में 92 किलोमीटर बताई गई है। इस प्रकार जो सी ऑप्शन है वो पनामा नहर को लेकर गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आता है वो है लगभग बी ऑप्शन। कि दोस्तों बिल्कुल ए डी एंड ई कि पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर डी है पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फिर ई ऑप्शन है इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। दोस्तों बिल्कुल इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 59 नंबर प्रश्न के ऊपर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिलाने वाले प्रश्न मैंने पहले सेट कर रखे हैं, पार साइबेरियन कजान से, पार कैनेडियन गिना से, इंडियन पैसिफिक ब्रोकन हिल से और ओरिएंट एक्सप्रेस बुडापेस्ट से। इस प्रकार 3 1 4 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 1 4 2 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कि अभिकथन और कारण फिर आ चुके हैं। और जी दोस्तों बिल्कुल ये जो अभिकथन और कारण का ट्रेंड है ये हमने देखा है कि रीट जब से हुई है उसके बाद में बोर्ड द्वारा ये ट्रेंड वाकई बहुत ज़ोरों से चलाया जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट नहीं होती कि अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। कई बार मान लिया जाता है व्याख्या कर रहा है, कई बार व्याख्या नहीं कर रहा। तो इन प्रश्नों को जोड़ते वक्त आप थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं है। ये प्रश्न आपके सही भी हो सकते हैं और ये प्रश्न बोर्ड द्वारा गलत भी माने जा सकते हैं। बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न के ऊपर। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंध पर अधिकतम है। कारण है भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल संवहनीय धाराएं कार्यशील होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 61 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो है सूची मिलान का उत्पादन की विधियां, मानकीकृत सामानों को वृत्त पैमाने पर उत्पादन, यंत्रीकरण, उपकरणों का स्वचालन उपयोग, तकनीकी नवाचार, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए शोध और विकास, संगठनात्मक ढांचा, चरम विशेषीकरण का श्रम विभाजन। 2 3 1 4 2 3 1 4 ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न 62 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन मध्यकालीन ब्रिटिश और स्वातंत्र्य नगरों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप इन लोग इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। लगभग
सबसे पहले वाराणसी सबसे प्राचीन, फिर हैदराबाद मध्यकालीन, फिर कोलकाता अंग्रेज़ों ने बनाया था और उसके बाद में चंडीगढ़ जो आज़ादी के बाद का है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A B C and D, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़। यहाँ पे जो बोर्ड ने क्रम सेट किए हैं वही क्रम है, वाराणसी सबसे पहले, फिर हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़। बात करते हैं 63 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ फिर अभिकथन कारण दिए गए हैं। पंचम क्रियाकलापों को हीरक या डायमंड कॉलर पेशा कहा जाता है। कारण है पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल युक्त वरिष्ठ कार्यकारी, परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, कि ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। जी दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि पंचम क्रियाकलापों को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, डायमंड नहीं कहा जाता। ये डायमंड शब्द देने के कारण यहाँ पे कथन ए है वो गलत हो चुका है। अब हम बात करते हैं 64 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी उत्तर भारत के राज्यों में एक खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर आप लोग देखेंगे कि जो सरसों की फसल है वो यहाँ पे खरीफ की फसल नहीं है, वो रबी की फसल के अंदर आती है। अगला प्रश्न पे बात करें तो वो है नदी घाटियाँ विश्व में सबसे संघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। कारण है आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहाँ मौसम परिवर्तन अधिक नहीं है, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इसकी जो उत्तर होगा वो ए और आर दोनों सही तो हैं, पर आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है। इस प्रकार इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मलिन बस्तियाँ जो होती हैं वो साफ पानी में नहीं, वहाँ पे जो अपने को साफ पानी नहीं मिलता, और भारतीय शहर इसमें विविध है, मतलब ये ज़्यादातर भारत में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो इसका होगा डी, ए एंड बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं और खुले में शौच की स्थितियाँ पाई जाती हैं और मलिन बस्तियाँ निवासियों की स्वच्छ पेयजल तक पहुँच होती हैं। ये दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो चुका है, सी ऑप्शन भी गलत हो चुका है, और अनियोजित संकरी गलियाँ एक सामान्य विशेषता है। ये नगरीय मलिन की दोनों विशेषताएं आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर से दिखाई गई हैं। अब हम बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए एंड बी ऑप्शन। अपना अगला प्रश्न रहेगा 67 नंबर प्रश्न की अभिकथन और कारण आप लोगों को दिए गए हैं। पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती हैं, किंतु उन सब का एक नाम रहता है। कारण है पल्ली बस्ती अक्सर मध्य गंगा मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पल्ली बस्तियाँ कई हिस्सों में बटी होती है, लेकिन ये हिमालय के कारण नहीं है। इस प्रकार जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण में से उत्तर के क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप ओडिशा में, फिर हल्दिया, और उसके बाद में कोलकाता पश्चिम बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए बी एंड सी डी आप लोग देख पा रहे हैं कि बोर्ड द्वारा पहले ही प्रश्नों को सेट करके दिया गया है, और ये उन बच्चों के लिए हिदायत है जिनका पेपर कल है कि इस प्रकार के प्रश्न आए तो अगर उनको तुक्का लगाना पड़े तो वो ए बी सी डी पर तुक्का ज़्यादा लगाएं, क्योंकि बोर्ड का ये ट्रेंड है कि बोर्ड जब किसी ऑप्शन को पकड़ता है ना तो वो उसको पकड़ के रखता है। ये रीट के अंदर भी देखा गया था कि बोर्ड ने एक ट्रेंड पकड़ा और उसको लास्ट पेपर तक पकड़ के रखा। अगर आज इस पेपर में बोर्ड ने ऐसा पूछा है तो हो सकता है कल के पेपर में भी ये स्थिति दोहराई जाए। अब हम बात करते हैं 69 नंबर प्रश्न के ऊपर की अभिकथन ए, नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। कारण है जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो इसमें यहाँ पे जो अम्ल वर्षा है वह वायु प्रदूषण सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, जल प्रदूषण के कारण नहीं। इस प्रकार जो इसका उत्तर है वो सी सही होगा कि ए सही है, लेकिन आर इसका सही नहीं है। अब हम बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे 2 3 1 4 इसका सही हो जाएगा। 2 3 1 4 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन दिस क्वेश्चन।
अब हम बात करते हैं कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एफ जो क्षेत्र है वो अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, फिर एम मानसूनी क्षेत्र होता है, फिर बी एस एच जो अर्ध शुष्क क्षेत्र आता है, और बी डब्ल्यू एच जो कि बिल्कुल शुष्क क्षेत्र होता है। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि सी एंड डी ऑप्शन में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार जो सी एंड डी ऑप्शन है वो भी उड़ जाते हैं, क्योंकि सी एंड डी दो ही के लास्ट में है, ए एंड बी। अब हमको देखना है कि न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क, तो न्यूनतम शुष्क इसमें सबसे ए है, फिर बी है, फिर सी है एंड डी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी। यहाँ पे भी बोर्ड ने वही ट्रेंड अपनाया है कि जो ऑप्शन दिए उसी के अनुसार उत्तर भी दिया गया है। ए बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न के ऊपर की वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन। अब हम बात करते हैं 72 नंबर प्रश्न के ऊपर की वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ए ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन है पवनें उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब हम अगले ऑप्शन पे बात करें तो लगभग निम्न वायु दाब में ऊंचाई में प्रत्येक 25 मीटर की वृद्धि के साथ दाब 1 MB की दर से कम होता है। जी दोस्तों बिल्कुल ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। डी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता बल की तुलना में क्षैतिज दाब प्रवणता बल अधिक बड़ा होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। इस प्रकार 72 में आप लोगों को सही ऑप्शन मिलेगा ए एंड बी, जो है डी ऑप्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं 73 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते हैं। तो वो है सी ऑप्शन आहड़। ये जो 10th क्लास की किताब है उसके अंदर साफ साफ दिया गया है कि आहड़ में काले और लाल मिट्टी के बहुतायत बर्तन मिले हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने का ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं हुआ होगा। हो सकता है बहुत से बच्चों ने मूल किताब नहीं पढ़ी, फिर भी हमें नोट्सों में भी ये नोट करवाया जाता है कोचिंग्स के अंदर कि आहड़ के अंदर काले और लाल जो मिट्टी के बर्तन है वो बहुतायत मिले हैं। अब हम बात करते हैं राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे। तो ये प्रश्न तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे को पता है कि गुहिल वंश वो राजवंश था जिसमें राणा सांगा हुए, महाराणा कुंभा हुए, महाराणा प्रताप हुए, अमर सिंह हुए, वो गुहिल राजवंश से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं 76 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता हिंदुओं के द्वारा नागराज और मुस्लिमों के द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी प्रश्न की श्रेणी में आता है। यहाँ पे आप लोगों को सही ऑप्शन देखने को मिलेगा गोगा जी। अब हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस तारीख को 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल ही सरल प्रश्न बोर्ड ने पूछ लिया है। इसका सही उत्तर होगा 28 मई। ये दोस्तों बिल्कुल 28 मई 1857 को जो क्रांति है वो प्रारंभ हुई थी। अब हम बात करते हैं 78 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे मिला मैंने पहले दिया है। गौरी देवी मांडगायिका है, कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक है, कृपाल सिंह शेखावत नीली मिट्टी के बर्तनों से संबंधित है, और कर्पूर चंद कुली पत्रकारिता से संबंधित है। इस प्रकार 3 1 4 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर 3 1 4 2 ए ऑप्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं श्री लाल नथमल जोशी राजस्थान में किस कला से संबंधित हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं कि नथमल जोशी का संबंध फड़ से रहा है। जी दोस्तों बिल्कुल ये प्रश्न भी किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए जो राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। गठबिटली और अजमेरू राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम हैं। तो जी दोस्तों बिल्कुल ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी प्रश्न की श्रेणी में है। ये तारागढ़ अजमेर के नाम है, गठबिटली और अजमेरू। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित युद्धों को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी कोई खास युद्ध नहीं पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ था लगभग 1526 या जी दोस्तों बिल्कुल सॉरी, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर, पानीपत का युद्ध 1526 में, हल्दी घाटी 1576 में। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा ए ऑप्शन EDCA
EBCAD, ये दोस्तों बिल्कुल EBCAD इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारंगपुर 1437, उसके बाद में B 1517, फिर C 1526, फिर A 1527 एंड D लास्ट के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध 1576। अब हम बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न के ऊपर। सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न में मैं सही कथन बताऊँ तो ऑप्शन नंबर जो C है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया गया कि विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बनना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है। ये साफ साफ लाइनें आपको 10वीं बोर्ड की जो किताब है, मूल किताब, उसके अंदर साफ साफ लिखी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी है, विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्ते द्वारा आमंत्रित किया जाता है, लौटते समय बिंदोड़ा या बिंदोड़ी संबंधित गीत गाए जाते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन है, दुल्हन के परिवार की महिलाएं जनवास की जगह देखने पर जड़ा गीतों का उल्लेख होता है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा होते हैं। जी दोस्तों, ये जच्चा गीत नहीं होते, जच्चा गीत बालक के जन्म पे गाए जाते हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। ए, बी और सी उसका सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बिजोलिया आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1915 तक था। ये भी सही कथन है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन पे, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। ये दोस्तों बिल्कुल नहीं, विजय सिंह पथिक द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था। और उससे पहले मैं बात करूं तो हरिभाई किंकर ने चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया था। अब हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन के ऊपर, तो इसमें सी ऑप्शन तो गलत हो चुका है। डी ऑप्शन फिर से चेक कर लेते हैं। 1894 में राव गोविंद दास के निधन के पश्चात मताहतों और किसानों में बहुता थी, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणित हुई। ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस प्रकार यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन, ए, बी एंड डी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि सही कथन का चयन करिए। उदयपुर में महाराणा फतेह सिंह गोपनीय रीति से असहयोग आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन। जी दोस्तों, ए, बी एंड सी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो डी कथन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि बीकानेर में राजनीतिक जनजागरण अपेक्षाकृत रूप से जल्दी और शीघ्रता से हुआ था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि बीकानेर में रियासती जनजागरण और राजनीतिक आंदोलन बहुत लेट हुए थे। जो यहाँ पे शीघ्रता से बता रखा है या इन लोगों ने, ये काफ़ी लेट हुए थे। इस प्रकार जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाता है और ए, बी, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार सी उत्तर इसका सही माना जाएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान की किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान कौन से खनिज में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि जो तांबा है। ये दोस्तों बिल्कुल जो तांबा है उसमें राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान पे आता है। अब हम बात करते हैं हाड़ौती पठार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को ही हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर सूची मिलान का प्रश्न है। यहाँ पे पंचपदरा, बाड़मेर, सिल्लीशेड, अलवर, कायलाना, जोधपुर, लूणकरण, बीकानेर। ये प्रश्न मैंने मेरे जो वीडियो बनाए जाते हैं उनके लास्ट में भी एक दिन पूछा था, पर किसी भी बच्चे ने उसका उत्तर नहीं दिया। देख लीजिए, आज ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला है। अब आप देख सकते हैं कि मैं मेरी वीडियो के लास्ट में प्रश्न डालता हूँ वो RSSB बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के ही डालता हूँ, मैं खुद से कोई प्रश्न नहीं बनाता। बात कर लेते हैं 87 नंबर प्रश्न के ऊपर। इसमें जो उत्तर होगा 4, 3, 2, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब 88 नंबर प्रश्न फिर से मिलान का है। यहाँ पे बिशलपुर परियोजना बनास नदी की है, सिद्धमुख नहर परियोजना रावी और व्यास नदियों की है, मेजा बांध कोठारी नदी पे है, पांचना बांध गंभीरी नदी पे है। इस प्रकार 2, 1, 4, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न फिर मिलान का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सुरती भैंस की है, मगरा भेड़ की है, लोही बकरी की है और कच्छी ऊँट है। 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एक लिखना भूल गया, फिर भी आप लोग बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न के ऊपर कि अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अरावली में
इन पहाड़ियों की कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है। ठीक है, मान सकते हैं सही है। फिर हम बात करते हैं कि यह पहाड़ियाँ विश्व में सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे पुरानी है। अब हम बात करते हैं सी, यह पहाड़ियाँ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकिरणित विस्तृत है। अब ऑप्शन डी, अरावली पर्वत पहाड़ियाँ गुजरात के मैदान से उत्तर प्रदेश तक विस्तृत हैं। जी दोस्तों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल आप लोगों को गलत दिखाई दे रहा होगा कि अरावली पहाड़ियाँ गुजरात के मैदान से उत्तर प्रदेश तक विस्तृत हैं। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये दोस्तों बिल्कुल ए बी सी एंड ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो है बी ऑप्शन के अंदर। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 91 नंबर प्रश्न के ऊपर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के क्या कारण हो सकते हैं, इन पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो कारण निकल के आता है, इसमें जो बालू की टीलों का स्थिरीकरण है, पेड़ पौधे लगाकर उन्हें रोकना मरुस्थलीकरण को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए बी सी एंड डी। दोस्तों बिल्कुल ए बी सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 92 नंबर प्रश्न के ऊपर कि पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो बाह्य कोरोड है वो तरल अवस्था के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं 93 नंबर प्रश्न के ऊपर कि सागर तल प्रसारण, हैरी हेस, महाद्वीपीय विस्थापन, वेगनर, सहवन धारा, ऑर्थर होम्स और प्लेटनिक विवर्तनिक, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, इनके द्वारा दिए गए थे। इस प्रकार 3 4 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात कर लेते हैं 94 नंबर प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित सही कथनों को पहचानिए। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए ऑन बी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पटल निरूपण। ये दोस्तों पटल निरूपण है वो बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रिया नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसमें मैंने पहले ही मिला दिया है, आप लोग देख लें कि 2 3 1 4 यहाँ पे सी ऑप्शन के अंदर है, 2 3 1 4। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो 97 नंबर प्रश्न है उसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका ए उत्तर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न कहता है कि महाद्वीपीय भगनता महासागरीय अधस्तल के 4 प्रमुख भागों में सबसे उथला है। कारण है महाद्वीपीय भगन तट बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों की समान मोटाई से ढके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन कि ए सही है, लेकिन यहाँ पे आर गलत है। अब हम बात करते हैं जो अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न, वहाँ पे तो अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि सबसे उत्तर से दक्षिण के क्रम में लेके जाएंगे तो लेब्राडोर कनाडा के अंदर है, फिर कैनेरी उत्तरी अमेरिका के अंदर है। उसके बाद में मैं बात करूँ तो जो विश्वतीय है, और उसके बाद में ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। इस प्रकार ए बी और सी डी, ये दोस्तों बिल्कुल बोर्ड ने आज एक चालाकी ज़रूर की है। हर ऑप्शन जो इस प्रकार दिया है उसका उत्तर ए बी सी डी ही दिया है। नीचे ज़रूर ऑप्शन को बदला होगा पर उत्तर वही है जो पेपर के अंदर दिया हुआ है, ए बी सी डी। कल वाले बच्चे इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं और अगर तुक्का मारना पड़े तो वो ए बी सी डी पे ही मारें, ये मेरा एक सुझाव है। अब हम बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न के ऊपर कि अभिकथन और कारण। अभिकथन है महासागरीय परिसंचरण एक अक्षांशीय पेटी से दूसरी ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। कारण भी देख लेते हैं। कारण यहाँ पे दिया गया है कि महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती हैं तथा महासागरों के पश्चिमी भागों में ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ए तो सही है पर यहाँ पे जो बी है कारण है वो गलत है, क्योंकि पूर्वी भागों में गर्म जल धाराएं बता रहा है, वहाँ पे ठंडी जल धाराएं होती हैं और पश्चिमी भागों में गर्म जल धाराएं बहती हैं। तो इस प्रकार जो कारण है वो गलत हो चुका है और यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब बात करते हैं 101 नंबर प्रश्न के ऊपर
कि निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो इसका ए उत्तर है वो सही हो जाएगा, ADEBC। अब हम बात करते हैं 101 नंबर पर 102 नंबर प्रश्न के ऊपर। इसमें भी मैंने पहले से सुमेलित कर 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 103 पे, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को अलग करता है। तो ये प्रश्न बहुत बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और अभी भी अगर ये बच्चों का गलत होता है तो ये बहुत ही निंदा की बात है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 104 नंबर प्रश्न के ऊपर। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र तट के कितने सामुद्रिक मील तक विस्तृत है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग जो 12 नॉटिंगटन मील है, लगभग 22.2 किलोमीटर इसको कह सकते हैं, इस तक ये विस्तृत है। अब मैं बात करूं 105 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ अभिकथन कारण दिया गया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधे उत्तर बता रहा हूँ। यहाँ पे ए और आर दोनों सही ही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मैं बात करूँ 106 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित अपवाह तंत्र प्रतिरूपों में कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं में नदियाँ बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती हैं। तो यहाँ पे जो इसका सी उत्तर है वो अभिकेंद्री, वो राइट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर जो कि सूची मिलान का है। इसे आप मिला सकते हैं 2 3 4 1 2 3 4 1 ए ऑप्शन में है। अब हम बात करते हैं 108 नंबर प्रश्न के ऊपर कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बी ऑप्शन है वो राइट है, ए बी और डी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो गलत है कि अक्षांशीय शुद्ध विकिरण संतुलन ध्रुवीय प्रदेशों में अधिशेष दर्शाता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं इनमें सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण हमेशा ऊर्जा की कमी रहती है। ये अधिशेष कहाँ से हो गई, ये बात बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 3 4 2 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 2 1 बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अगले 110 नंबर प्रश्न के ऊपर। अभिकथन कारण फिर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओस तब बनती है जब घास की पत्तियां और पेड़ों की पत्तियां जैसे ठंड की सतह जल की बूंदें निक्षेपित होती हैं। जी दोस्तों, ठीक है, कारण है ओस निर्माण में ओसांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे रहता है। जी दोस्तों, बिल्कुल कारण बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि ओसांक बिंदु नीचे नहीं रहता। ओस बनने के लिए ओसांक का हिमांक से ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नीचे होगा तो पाला पड़ेगा। ये जो पहले बोला जा रहा है ये कैसे संभव है। इस प्रकार जो कारण है वो ओस निर्माण का यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, क्योंकि ओसांक बिंदु से नीचे तो पाला पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 111 नंबर प्रश्न के ऊपर कि विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथनों का पहचान कीजिए। यहाँ पे मैं सीधा आप लोगों को उत्तर बताऊँ तो इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी एस्किमो उत्तरी अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं और रूसमेन कालाहारी मरुस्थल की जनजातियाँ हैं। यहाँ पे ए और सी ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर 112 नंबर कि निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभिक वर्षों के अनुसार कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले संघन कृषि, फिर सूखा संभावित 1973 के अंदर, फिर पर्वतीय क्षेत्र 1974 के अंदर, फिर कृषि जलवायु नियोजन 1988 के अंदर। जी दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास पेन का अभाव है, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ। आप लोग समझिए और यहाँ पे प्रश्न को सही कर लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे पहले संघन कृषि क्षेत्र, फिर उसके बाद में सूखा संभावित, फिर पर्वतीय क्षेत्र, फिर कृषि जलवायु क्षेत्र। इस प्रकार जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 113 में सही उत्तर होगा 1 2 3 4 जो जहाँ पे दिया गया है ए ऑप्शन में। अब मैं बात करता हूँ 114 नंबर प्रश्न के ऊपर। तो 114 नंबर प्रश्न के अंदर सही उत्तर होगा लगभग ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ 115 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से भौगोलिक डाटा के गैर डिजिटल रूप हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ए और बी इसके सही उत्तर हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र और हवाई छायाचित्र। अब हम बात करते हैं 116 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए सी एंड ई। जो बी ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि 117 में इसका सही उत्तर क्या होगा।
उपग्रहों और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एंड बी। ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपग्रह संचार द्वारा संचार के अन्य माध्यमों का उपयोग विनिमय किया जाता है। भारत में यह आर्थिक और रणनीति कारकों में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो यहाँ पे बिंदुकृत को 3 से, वर्णमात्री को 4 से, फिर 2 से, फिर 1 से, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ए ऑप्शन के अंदर है। इस प्रकार ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 में है भारत में श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को सीधा उत्तर बता रहा हूँ कि ऑपरेशन जो फ्लड है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता था, वो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। इसके कारण व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ी थी। जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो बढ़ी थी। इसमें जो सही उत्तर होगा वो लगभग होगा डी ऑप्शन, बी एंड सी। ये दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा बी एंड सी। बात करते हैं 120 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भारत में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मैं आपको व्यवस्थित करवा देता हूँ। माकुम, फिर सबसे उत्तर में माकुम, उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं कि झारिया, फिर सिंगरौली और फिर सिंगरेनी। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए बी सी डी। ये दोस्तों बिल्कुल आज बोर्ड ने ये बहुत ही तगड़ा गेम खेला है कि हर ऑप्शन का उत्तर ए बी सी डी रखा है। अब हम बात करते हैं 121 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ भी अभिकथन और कारण दोनों दिए गए हैं। अभिकथन है सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। कारण है जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित है और पर्यावरण के अनुकूल है। तो जो इसमें कारण है वो बिल्कुल गलत है कि जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित है और ये पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ पे ये इसका बिल्कुल उल्टा है कि जीवाश्म ईंधन न तो पर्यावरण के अनुकूल है और न ही ये दुनिया में समान रूप से फैले हुए हैं। तो इस प्रकार जो कारण है वो बिल्कुल गलत हो चुका है और इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर जो है 122 नंबर प्रश्न। यहाँ भी अभिकथन कारण फिर दिए गए हैं कि अभिकथन है कि भारत में प्रशासनिक इकाइयों को भौगोलिक क्षेत्रफल मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है। कारण है भूमि राजस्व विभाग ने भारत में भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका कथन और कारण है तो दोनों सही, पर जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न के ऊपर कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित इंदिरा गांधी नहर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1948 में शुरू की गई। ठीक है। इस नहर का उद्गम हनुमानगढ़ नगर बैराज से हुआ। ठीक। नगर का निर्माण 2 चरणों में किया गया। चलो ठीक। कुल कमान क्षेत्र में सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30% लिफ्ट प्रणाली द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा केवल और केवल जो लास्ट के 2 ऑप्शन है सी एंड डी। ये दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हो क्योंकि ए ऑप्शन गलत हो जाता है कि 1948 में नहीं शुरू की गई थी, ये 1953 में शुरू हुई थी, इस कारण ए गलत हुआ। अब मैं बात करूं इस नहर का उद्गम हनुमानगढ़ नगर बैराज से होता है। तो जी तो बिल्कुल नहीं, ये हरिके बैराज से निकलती है, हनुमान बैराज से नहीं निकलती। इस प्रकार बी ऑप्शन भी इसका गलत हो चुका है। सही उत्तर होता है सी एंड डी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं जी IS संबंधी कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम दिया गया है वो है सबसे पहले डाटा, फिर चेकिंग, सबसे पहले मैप, उसके बाद में डाटा, फिर चेकिंग, फिर दोनों को लिंक करके अंत में विश्लेषण होता है। इस प्रकार जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ए बी सी डी ई। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 123 में मिलान वाला प्रश्न है। यहाँ पे पुष्कर मेला अजमेर, जीण माता मेला सीकर, भरतरी का मेला अलवर और डिगी कल्याण का मेला टोंक के अंदर है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे मैंने पहले मिला के दे दिए हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4। इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 126 नंबर प्रश्न के ऊपर, जिसमें फिर से आप लोगों को मिलान वाला प्रश्न देखने को मिल रहा है कि कछवा राजवंश आमेर भारमल, जाट शाही राजवंश चूड़ामल, गुहिल राजवंश राणा हमीर और राठौड़ राजवंश मारवाड़ राव जोधा।
2413, 2413, 2413, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 127 नंबर प्रश्न के ऊपर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था मेरी वीडियो के अंदर बार बार कि जो संत महात्मा है उनकी डेट ऑफ बर्थ आप याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार पेपर में इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले संत पीपा, फिर दादू दयाल, फिर नवल राम जी, और अंत में 18वीं शताब्दी के अंदर जो माओजी थे उनका जन्म हुआ था। इस प्रकार इसका सही उत्तर देखें तो CABD इसका सही उत्तर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, जो फिर मिलान वाला है कि गांव गोवर्धन शेखावत की है, मार्ग चंद्र प्रकाश देवल की है, पारस अरोड़ा की जुड़ाव है, और अर्जुन देव चारण की रिंदरोही है। तो दोस्तों बिल्कुल जो राजस्थान जी का पेपर आया है वो लगभग लगभग हमें 10वीं बोर्ड की जो मूल किताब है उसी से देखने को मिल रहा है। और जिसने 10वीं बोर्ड की मूल किताब को पढ़ा है वो इस पेपर में राजस्थान जीके के अंदर तो झंडे गाड़ के आया होगा। बाकी जीके का मैं बोल नहीं सकता, पर राजस्थान जीके में कला, संस्कृति, इतिहास का कोई भी सवाल अभी तक उस बुक से बाहर नहीं है। ये मैं इस क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बार बार रिवीजन उस बुक का किया है, तो मुझे पता है कि कौन सा प्रश्न उस बुक से आ रहा है। यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न में अभिकथन और कारण दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए, ये बात भी उस किताब में है, और यह इसके बहुत प्राचीन जनजाति के होने का संकेत है। ठीक है, कारण है मौर्य शासन काल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था। जी दोस्तों, बातें दोनों ही सही हैं, पर ये बातें एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पा रही। इस प्रकार मेरे अनुसार इसका उत्तर बी होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न के ऊपर कि इसमें जो एक बात है कि ये जो इन्होंने बोला है 28 अगस्त को, ये 28 अगस्त को नहीं था, ये 12 सितंबर को था। जी दोस्तों बिल्कुल मैं अपनी बात को राइट डाउन करना चाहूँगा। ये 28 अगस्त 1730 को नहीं था, ये 22 सितंबर को था। इस प्रकार जो इसमें होगा वो ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही होगा। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन। जी दोस्तों बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे 28 अगस्त का ध्यान नहीं दिया था, इसलिए आप लोगों को ए ऑप्शन बता दिया था। पर इसका आप करेक्शन कर लीजिए, इसका 12 सितंबर 1730 को हुआ था, 28 अगस्त 1730 को नहीं हुआ था। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 131 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले चंबल नदी, फिर माही नदी, फिर बनास, फिर लूणी, फिर बाणगंगा। इसका एक सूत्र भी है, चमाबलूबा। मैं तो इसको एक एक नाम पकड़ता हूँ और उसी के हिसाब से याद करता हूँ। अब सबकी अलग अलग ट्रिक होती हैं, कोई किस तरीके से याद करता है, कोई किस तरीके से, पर इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले चंबल, माही, बनास, फिर लूणी और बा का बाणगंगा। इस प्रकार जो सही उत्तर है वो है पी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 132 नंबर प्रश्न के ऊपर, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लगभग दिलवाड़ा सबसे 1442 मीटर है, अचलगढ़ 1380 है, कुंभलगढ़ की मैं बात करूँ तो 1224 है, और तारागढ़ 873 के करीब है। इसका सही ऑप्शन बताऊं तो ये होगा ए ऑप्शन, DBAC इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 133 नंबर प्रश्न के ऊपर, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि सबसे बड़ा यहाँ पे बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, फिर चूरू और बाद में पाली। इस प्रकार इसका सही उत्तर होता है कि DCAEB, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 134 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो है राजस्थान में पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नलिखित पशुधन को उसकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए। तो यहाँ पे आरोही क्रम में जमाने की बात करें तो सबसे कम ऊंट, उसके बाद में भेड़, उसके बाद में भैंस, सबसे ज़्यादा गाय बैल, और उसके बाद में बकरियाँ। इस प्रकार इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 135 नंबर में, यहाँ पे मिलान करने वाला है जिसे मैंने पहले कर दिया है, 2 3 1 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन।
भूस्थैतिक उपग्रह का अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाई में से लगभग कितनी पर स्थापित होते हैं। तो ये हर बच्चे को याद होना चाहिए कि ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किए जाते हैं और ये पर्सन कॉमन पर्सन है साइंस का, जो हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। अब हम बात करते हैं 137 नंबर प्रश्न के ऊपर कि निम्नलिखित में से दूर संवेदकों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे लगभग 137 नंबर प्रश्न में जो डी ऑप्शन होगा ए, बी और सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न के ऊपर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी के सतह के बीच संबंधों में संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। तो इसका मैं सीधा उत्तर आप लोगों को बताऊं तो ये थे फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजेल सही उत्तर हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न में अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे अंडमान की चोटियों की मैं बात करूँ तो माउंट कोयोबा, फिर उसके बाद में उससे ऊंची माउंट थुइलर, फिर उसके बाद में सैंडल पीक, इस प्रकार इन चोटियों का क्रम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, BCDA। अब बात करते हैं 140 नंबर प्रश्न के ऊपर, ये भारत की उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा उत्तर ही बता देता हूँ, A, C और E इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 141 नंबर प्रश्न के ऊपर कि तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है। ठीक है, फिर कारण है तमिलनाडु तट दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर अरब सागर शाखा के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रश्न की मैं बात करूं तो इसमें जो ए है वो ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं 142 नंबर प्रश्न के ऊपर, जो है भारत के भौतिक विभागों को संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग आपको जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए, बी और ई। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो इसका गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 143 नंबर प्रश्न के ऊपर, यहाँ पे भी अभिकथन कारण दिया गया है। अभिकथन है गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है पार्वती। अभिकथन बिल्कुल सही है, कारण भी चेक कर लेते हैं। यह त्यौहार होली के 5वें दिन अर्थात चित्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ये कारण भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 144 नंबर प्रश्न के ऊपर कि विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। जी दोस्तों, बिल्कुल महाराणा कुंभा का जो शासनकाल था वो कलाओं के शासनकाल के लिए स्वर्णिम युग बिल्कुल माना गया है। कारण भी चेक कर लेते हैं। उदय सिंह 1535 से 1572 के शासनकाल में चित्रों में भागवत पुराण के परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो इसको मैं बताऊं तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे आर सही नहीं है लेकिन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को। 145 नंबर की सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 145 नंबर प्रश्न में जो ए ऑप्शन है 13वीं शताब्दी के पश्चात दुर्ग निर्माण की परंपरा में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ठीक बात है। आबू में अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप द्वारा नवीन दुर्ग के रूप में बदला गया था। जी दोस्तों, बिल्कुल अचलगढ़ दुर्ग को महाराणा प्रताप ने नहीं बदला था, ये महाराणा कुंभा ने किया था। इसमें बी ऑप्शन गलत हो चुका है। राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की उत्खनन से प्राप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क अफगान शासन स्थापित हुआ, जिससे राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया था। यहाँ पे ए, सी एंड डी ऑप्शन है वो बिल्कुल मजबूती से सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं उन दुर्गों का चयन कीजिए जिन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसका एक सीधा सा सूत्र है आम, चीकू, गाजर। अगर इसके अंदर कोई दुर्ग आ रहा है तो वो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है, इसमें नहीं आ रहा तो वो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि लगभग 6 किले ऐसे थे जिसे आम, चीकू, गाजर से आम से आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन और इस प्रकार सोनारगढ़ भी था, जैसलमेर दुर्ग और
यहाँ पे जो सिवाना का दुर्ग है वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बी, सी एंड डी तो शामिल है पर ए शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 147 नंबर प्रश्न के ऊपर कि भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा मानव जनित आपदाएं हैं। ठीक है, इसका कारण भी चेक कर लेते हैं कि मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचलनों के द्वारा होती है। तो यहाँ पे जो ए तो इसका सही ऑप्शन है पर कारण इसका बिल्कुल गलत है। इस प्रकार इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। बात करते हैं 148 नंबर प्रश्न के ऊपर जो कि इस पेपर का सेकंड लास्ट प्रश्न है। हिमालयी क्षेत्र भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित है। कारण है हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल में अवस्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं जो है 149 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है भारत के निम्नलिखित जैव मंडलों के नीचों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखें तो उत्तर में सबसे पहले मानस, उसके बाद में डिब्रू, उसके बाद में नौकरेक और उसके बाद में जो है वो है पंचमंडी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी, ए, सी एंड डी। अब हम बात करते हैं इस पेपर के लास्ट प्रश्न के ऊपर जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। साथ ही 2020 में विश्व विरासत कुल बाघ संख्या 70% भारत में था। इस प्रकार जो बी ऑप्शन है वो मेरे अनुसार इसका राइट होगा। इस प्रकार हमने इस पेपर के 150 प्रश्नों पे लगभग पूरी विस्तार से चर्चा कर ली है। अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी में मैंने आंसर की लाने की कोशिश की है। यहाँ पे लगभग मैंने सभी प्रश्नों की सटीक जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है, पर कहीं पे कोई त्रुटि रही जाए तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।